नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवीर दीवान। सरबजीत सिंह खालसा, पंजाब की राजनीति में यह नाम किसी जान पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन इनकी पहचान को यदि और विस्तार दिया जाए तो वर्ष 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कत्ल को याद करना होगा, क्योंकि इस हत्याकांड में शामिल थे सरदार बेअंत सिंह और सरदार बेअंत सिंह के ही सुपुत्र हैं सरबजीत सिंह खालसा। चौथी बार राजनीति में हाथ आजमाने के लिए फरीदकोट लोकसभा से आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। फैसला हो चुका है इससे? हाँ जी। किस लिए राजनीति में, क्योंकि ये चौथा अटेम्प्ट होगा आपका, राजनीति में क्यों आना चाहते हैं सर? मैंने सबसे पहले तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये मेरा मन नहीं था इलेक्शन कंटेस्ट करने का। ये मतलब फरीदकोट से ही लोग आए थे गाड़ियों में, मतलब 8-10 जने, तो वो उन्होंने ही मुझे अप्रोच किया है कि आप कंटेस्ट करो, हम आपके साथ हैं भाई, सारा फरीदकोट। क्योंकि वो कह रहे थे कि जैसे आपका जो परिवार है, फैमिली है, इसने सारा कुछ देखा है, इसकी कुर्बानी भी है सिख कौम के लिए, तो आप हमें, जो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी हुई है फरीदकोट में, आप ही उसका पावर में आके आप ही उसका इंसाफ दिला सकते हो। क्योंकि अब तक उसका इंसाफ, ये भगवंत मान की सरकार भी इसी मुद्दा था इनका मेन, की बेअदबी का इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन नहीं, दोषियों को सजा कराएंगे, लेकिन नहीं, ये असफल रही है। ये जो जिन लोगों ने अप्रोच किया है आपको, जैसा आपने कहा, ये क्या राजनीतिक लोग थे या फिर आम लोग थे? नहीं, आम लोग हैं जी, आम लोग। राजनीतिक लोगों ने अप्रोच नहीं किया, क्योंकि अगर राजनीतिक लोग होते फिर तो मैं उनकी पार्टी की तरफ से कंटेस्ट करता। ये आम लोग थे फरीदकोट के। क्योंकि चौथी बार ये आपकी कोशिश है राजनीति में आने की। इससे पहले 3 कोशिशें आप कर चुके हैं, हालांकि सफलता हासिल नहीं हुई। कौन से ऐसे मुद्दे हैं सर जिन पे आप राजनीति में आना चाहते हैं? जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा है कि सबसे पहला मुद्दा तो श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का है। सेकंड जो मुद्दा है वो नशों का है, जो पंजाब में नशे फरीदकोट एरिया में, बॉर्डर एरिया करके बहुत ज्यादा है। तीसरा किसानों का मुद्दा है, और चौथा जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि पंजाब में एजुकेशन का जो सिस्टम, एजुकेशन का जो हाल है वो ठीक नहीं है। अगर आप एजुकेशन की तरफ ध्यान ना दिया तो आने वाले समय में पंजाब का फ्यूचर बहुत खराब हो जाएगा। आपने कहा कि आप जो सिख कौम है उसके मुद्दों को आप लड़ना चाहते हैं। ऐसे कौन कौन से मुद्दे आपको लगते हैं कि जिनमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला, और आप किस तरह से उसमें आगे बढ़ेंगे सर यदि आपको सफलता मिलती है? सर मैं आपको एक बात बता दूं कि जितना जुल्म सिख कौम पर हुआ है, जितनी बार भी हुआ है, सिखों को अ सिंगल टाइम भी इंसाफ नहीं मिला है। 84 के दंगे, वो दोषी हैं जो ऐसे ही घूम रहे हैं, खुले घूम रहे हैं। उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आई हैं कि हाँ हमने किया है ना, ऐसे मर्डर किए, तो लेकिन फिर भी सरकार उन्हें सजा नहीं देती। और ये जो मुद्दा है महाराज की बेअदबी का, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का, इस पे भी सरकार एक्चुअली देना ही नहीं, सिखों को इंसाफ ही नहीं देना चाहती है। तो सर कई सरकारें आई गई, लेकिन क्या आपकी जो शिकायत है वो मौजूदा सरकारों से है या फिर इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं पार्टियों की? सर सारी सरकारों से, ये जो 84 के बाद आज तक रही हैं सेंटर में और पंजाब में भी। क्योंकि जो पंजाब की सरकारें जो भी रही हैं, उन्होंने कभी इसके बारे में रिवोल्ट ही नहीं किया, सॉरी वो मुद्दा ही नहीं उठाया उनके पास। तो इसीलिए जो सेंटर की सरकार है, आप देख लो कितनी बारी बदल हुआ है, सिखों का जो मतलब इंसाफ की तो बात कोई नहीं करता है। क्योंकि ये माइनॉरिटी स्टेट है, ये हम कम गिनती हैं, इसलिए सिखों के साथ तो शुरू से ही धक्का हो रहा है। अमृतपाल भी आए इसी बीच में पंजाब में, वो
उनकी पंजाब में जो एंट्री हुई उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं, और जिस तरह से अब जेल में हैं, इस पूरे मुद्दे को किस तरह से आपने देखा? सर आप अमृतपाल का ही देख लो कि उन्होंने पंजाब के हकों की बात की है और तो कोई बात नहीं की। यही बात की है कि महाराज की जो बेअदबी हुई है उसका इंसाफ, जो ये नशे हैं उसने लड़कों को नशे छोड़ के अमृत छकने के लिए प्रेरित ही किया है ना। बस यही जो सिखों के साथ हमदर्दी करता है, दिखाता है या करता है हमदर्दी, वो बस सेंटर की निगाह में वो फिर रड़कता है फिर वो उनकी आंख में कि ये बंदा मतलब सिखों का भला कैसे कर सकता है कोई। सर जिस तरह से जो घटना हुई थी 1984 में, यदि मैं सवाल पूछूं कि इस वक्त जिस तरह से आप राजनीति में उतरना चाह रहे हैं, तो आपको उम्मीद है कि लोगों का पूरी तरह से समर्थन आपको मिलेगा? हालांकि आपने कहा कि लोगों ने अप्रोच किया है आपको लड़ने के लिए। बिल्कुल समर्थन मिलेगा ना। देखो मेरे जो खिलाफ जितने भी हैं सारे सिंगर हैं, तो या एक्टर हैं, सिंगर हैं। लोगों ने मतलब ना सिंगर पंजाब में जब ये आपकी सरकार बनी है, सब सिंगरों को सबको मौका दे के देख लिया। अब ये देख लो, ये भगवंत मान है, ये भी तो एक्टर ही है ना। तो इन्होंने देख लिया कि ये कोई इंसाफ नहीं दिला सकता। अगर कोई इंसाफ दिलाएगा तो सिक्खी के लिए जिन्होंने कुछ किया है उन्हीं परिवारों में से कोई इंसाफ दिला सकता है, क्योंकि हमें सिख कौम से हमदर्दी है। हमदर्दी क्या हमारा अब मतलब हमने तो ये सारा देखा है, जैसे ना सारा झेला है, तो इसलिए ये जो सिख कौम के ये जो फैमिलीज हैं ये इंसाफ दिला सकती हैं और कोई इंसाफ नहीं दिला सकता। ऐसा मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपका ये चौथी कोशिश होगी। इससे पहले 3 कोशिशें आप कर चुके हैं। क्या ऐसा तो नहीं लगता कभी कि जो विवाद परिवार के साथ जुड़ा है वो विवाद राजनीति में कहीं आड़े आ रहा है? नहीं जी, उसी जो हमारे फादर साहब ने ये जो दरबार साहब का बदला लिया अकाल तख्त साहब का, उसी के कारण तो लोग हमें अप्रोच करते हैं कि इन्होंने सिखों के लिए सेक्रीफाइस किया, कुर्बानी दी। मैं आपको बता दूं कि छोटे छोटे बच्चे, मैं जब ये सारा हुआ है इंदिरा गांधी का 84 में, मैं 6 साल का था। मेरा ब्रदर था वो 1.5 साल का था छोटा, बड़ी सिस्टर थी वो 7 साल की थी। अपने बच्चों को छोड़ के बिना किसी स्वार्थ के, किसी ने कोई पैसा नहीं दिया, किसी ने अप्रोच नहीं किया, ये खुद ही मन में सोच के बना के विचार की मैंने ये बदला लेना है, बहुत मुश्किल है। उसी बदला लेने के वजह से ही सिख कौम में हमारा जो परिवार की रिस्पेक्ट है ये बहुत ज्यादा है। जिस तरह से आपका जो मुकाबला है, कुछ कैंडिडेट जो हैं वो सामने आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। हंसराज हंस हैं जो गायक हैं, काफ़ी मशहूर हैं। करमजीत अनमोल हैं, काफ़ी बड़े एक्टर हैं पंजाब के। इनसे आपका मुकाबला है। यदि मैं हंसराज हंस की बात करूं या भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो कहां खड़ा देखते हैं? नहीं, मैंने अभी कल ही अखबार में पढ़ा था कि हंसराज हंस ने अपने सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए हैं। तो क्योंकि ये जो हंसराज हंस को, इवन आप ये देख लो कि जहां भी वो प्रोग्राम में जाते हैं तो किसान इतना विरोध होता है उनका कि वो गाड़ी से भी उतरने नहीं देते उनको वैसे ही जाना पड़ता है। कर्मजीत अनमोल की बात करें यदि, वो भी क्योंकि काफी मशहूर है। ये जो एजेंडा है ना, हमने देखा है कि फरीदकोट के लोग हैं जो जब ये गांव में जाते हैं उन्हें एक पेपर पकड़ा देते हैं, उस पे 7 क्वेश्चन है, जबकि ये नहीं मुझे पता कि कौन से हैं। उस पे जो भगवंत मान ने सरकार इलेक्शन के पहले जो वादे किए थे वो 7 वादे हैं। वो लोग कहते हैं कि आप ये 7 जो आप क्वेश्चन पूछे हैं इनके 7 के आप आंसर दे दो, आपको वोट भी डालेंगे, आपकी रैली भी कराएंगे, सारा कुछ करेंगे। मोहम्मद सदीक साहब कांग्रेस के एमपी हैं मौजूदा वहां से, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का जो गढ़ है फरीदकोट अभी तक कांग्रेस के पास ही था, उसको तोड़ पाएंगे? बिल्कुल जी, ये जो एक्चुअली ये जो लोग हैं फरीदकोट के, ये सिख माइंडेड ही लोग हैं। ये हमारे परिवार की बहुत रिस्पेक्ट है इन लोगों में। तो फरीदकोट ही क्यों चुना आपने सर?
मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मुझे अप्रोच ही किया है उन्होंने, फरीदकोट से। हाँ, फरीदकोट से अप्रोच ही किया है। और जब से पहले, जबकि मेरा विचार नहीं था इतना, जब से उन्होंने अप्रोच किया है तो अपने धालीवाल साहब हैं मानसा के, उन्होंने मेरी न्यूज लगाई थी, तो उस न्यूज के बाद इतना मुझे लोगों के कॉल्स आते हैं, इतने मैसेज आते हैं। और जैसे उन्होंने, आप कोई टीवी पे आ गया इंटरव्यू लेने, या किसी ने कोई डाल दिया नेट पे, आप ये देख लो कि कोई भी नेगेटिव मैसेज नहीं उसके नीचे कमेंट करता, सब पॉजिटिव ही है। तो जैसे आपने ऐलान किया है कि फरीदकोट से आप उतरेंगे, तो एकदम से पूरी ये कहें कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं खबर जो है वो पहुंची है। बहुत सारी पार्टियां हैं जिनको फिलहाल फरीदकोट से उम्मीदवार अपना तलाशना है, तो किसी ने अप्रोच किया आपको? नहीं, अब मेरे पास किसी ने अप्रोच नहीं किया, ना ही हम किसी पार्टी के साथ जाएंगे। किसी पार्टी के साथ झुकाव? नहीं नहीं, हम इंडिपेंडेंट ही लड़ेंगे। फरीदकोट के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप उठाना चाहेंगे? मैंने आपको बताया है, ये जो महाराज की बेअदबी हुई है श्री गुरु ग्रंथ साहब की, ये फरीदकोट में ही हुई है। वो जो इसकी बेअदबी के विरोध में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें भी गोलियां चलाई हैं सरकार ने। वहां भी जो शहीद हुए हैं 2 सिंह, उनको भी इंसाफ चाहिए, उनको भी दिलाना उनका भी इंसाफ का मुद्दा लटक रहा है कि उनको इंसाफ नहीं मिला। तो ये तो मेन मुद्दा तो यही है, हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया जैसे किसानी का, नशों का, ये तो यही मुद्दे हैं मेन। किसानी वाला जो मुद्दा है उसको किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि पंजाब में अभी भी किसान जो हैं पंजाब के, वो अभी भी बैठे हैं। हाँ, किसानी के मुद्दे को किस तरह से टैकल करेंगे किसानी आप? का जो मुद्दा है ना, जैसे जब पंजाब के बैठे थे शंभू वो दिल्ली बैरियर पे, तो सरकार ने तब भी इनसे जो वादे किए थे उठाने के लिए, तो वो पूरे नहीं किए, सिर्फ लारा ही लगाया इन्हें। जबकि ये ऐसा नहीं सरकार को करना चाहिए, क्योंकि जो भी ये, अगर किसान ही सब कुछ देता है, रोटी खाते हैं किसान ही उगाता है ना, सारा कुछ किसान के ऊपर ही डिपेंड है। तो अगर हम किसान को भी इंसाफ नहीं दे सकते या उनकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते, तो इसमें तो फिर बहुत गलत बात है। सर, बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं वो मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, श्रोमणी अकाली दल है, आम आदमी पार्टी है। इन सभी पार्टियों के बीच में आपको क्या उम्मीद है कि कोई निर्दलीय जीत सकता है वहां से? बिल्कुल जी, मैंने आपको कहा है कि उनके सब सिंगर ही हैं। लोगों में यही बात चल रही है कि अब एक सिंगर्स को, ये जो है सबको देख लिया है ना, चांस दे दिया है पहले। अब ये बहुत चर्चा है कि अब एक सिख कौम के लिए जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, उस शहीद के पुत्र को एक चांस देंगे। तो आपको पूरी उम्मीद है जी? मुझे बहुत उम्मीद है जी। चलिए, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये हैं सरबजीत सिंह खालसा, जो फरीदकोट से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं।